वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है महान नाटककार मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन के द्वितीय भाग पर। पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे जब राजकुमारी प्रियंगु मंजरी आती हैं तो मल्लिका अपनी यथासंभव आतिथ्य का प्रयास करती है, परंतु प्रियंगु मंजरी बड़ी ही शालीनता के साथ मल्लिका से बातचीत करती है। इसी दौरान मल्लिका कालिदास के विषय में बहुत कुछ जान पाती है, क्योंकि प्रियंगु मंजरी विभिन्न प्रकार से मल्लिका को यह समझाने का प्रयत्न कर रही है कि अब कालिदास पहले जैसे ग्राम प्रांतर में रहने वाले एक सामान्य साहित्यकार नहीं है। अब वे महान ग्रंथों के प्रणेता महाकवि कालिदास बन चुके हैं। साथ ही साथ अब वे एक प्रशासक हैं जिनका नाम मातृगुप्त है और अब उन्हें मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है। मल्लिका सब कुछ समझती है कि प्रियंगु मंजरी अपने अधिकार और कालिदास की बदली हुई परिस्थितियों के द्वारा यह बताना चाह रही है कि अब कालिदास वे कालिदास नहीं हैं जो तुम्हें प्रेम करते थे। परंतु राजकुमारी यह भी कहती है कि आज भी कभी कभी जब वे आत्मविस्मृत हो जाते हैं, यहाँ की यादों में खो जाते हैं, तब उनका धैर्य और उनका समय दोनों नष्ट हो जाता है। इससे प्रशासकीय कार्यों में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि साहित्य रचना और प्रशासन का कार्य बहुत अलग अलग है। साहित्य की रचना व्यक्तिगत रुचि के अनुसार की जाती है, परंतु प्रशासन का कार्य जनता के लिए किया जाता है। इसलिए जनता पर शासन करना बहुत ही संवेदनशील विषय होता है, बहुत ही ज्यादा कर्तव्य निष्ठा का विषय होता है, जहां पर एक पल के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा संकट शासन के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए वह मल्लिका को समझाने का प्रयत्न करती है कि जो तुम ये ग्रंथों को रखकर आज भी उसी कालिदास के स्मरण में खोई हुई हो, वास्तव में वे कालिदास अब बदल चुके हैं। अब वो मेरे अर्थात एक राजकुमारी के पति हैं, एक प्रशासक हैं, उनके ऊपर प्रशासकीय उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब वे कश्मीर प्रांत के अधिपति बनने जा रहे हैं। इस प्रकार से तुम्हें यह समझना होगा कि कालिदास अब बदल चुके हैं। वह परोक्ष रूप से ये बातें समझा रही है, प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन परोक्ष रूप से वह मल्लिका को कालिदास की बदली हुई मानसिकता, बदली हुई परिस्थिति के विषय में बताती है। साथ ही साथ वह मल्लिका से बहुत प्रभावित है और उससे कहती है कि वास्तव में तुम बहुत सुंदर हो, उस वर्णन से भी कहीं अधिक सुंदर हो जो कालिदास ने तुम्हारे विषय में लिखा है, या कालिदास ने जिसका वर्णन यथासंभव मेरे समक्ष भी कई बार किया है। वास्तव में तुम उससे कहीं और खूबसूरत हो। इन बातों को सुनने के बाद भी मल्लिका को किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता है। वह उनके आतिथ्य में लगी रहती है। प्रियंगु मंजरी एक आसन पर बैठकर उसे भी बैठने का संकेत करती है और टहलती हुई पूरे घर का जायजा लेती है। वह कहती है कि तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है और मेरे साथ जो स्थापति आए हुए हैं, जो इंजीनियर्स आए हुए हैं, वे यहाँ रुककर तुम्हारे घर का परिसंस्कार करवा देंगे। इस घर का पुनरुद्धार करवाएंगे, परिसंस्कार करवाएंगे, इसे पहले जैसा बना देंगे। यह बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगा। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके हैं। इसके आगे मल्लिका उनके इस प्रस्ताव पर क्या उत्तर देती है, आइए देखते हैं। मल्लिका कहती है, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। वह कहती है कि आप बहुत उदार हैं, जो ये जानने के बाद कि मैं आपके पति के बचपन की मित्र हूँ, मुझसे मिलने आई और केवल मिलने नहीं आई, बल्कि यहाँ आकर मेरे घर के पुनरुद्धार की बात भी की, तो आपके हृदय में बड़ी विशालता है, आप बहुत बड़े हृदय वाली हैं। लेकिन आपका धन्यवाद, ऐसी कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसी तरह से ऐसे ही घरों में रहने की आदत हो चुकी है। हम बचपन से ही इन मिट्टी के घरों में रहते हैं, इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं होती। आप इसके लिए परेशान ना हो। प्रियंगु कहती है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है।
मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। स्थापतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से लक्ष्य शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? वे मल्लिका से कहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई उदारता की बात नहीं। मैंने तो मामा मातुल के घर का भी परिसंस्कार करवाने का आदेश दे दिया है, बल्कि उनके घर के स्थान पर नया घर बनाने का आदेश दे दिया है और सारे इंजीनियर्स को ये ऑर्डर कर दिया है कि वे उज्जैनी से अच्छी शिलाएं ला करके, यानी कि अच्छे अच्छे पत्थर ला करके, कई प्रकार के पत्थर ला करके अच्छे से घर का निर्माण करें, क्योंकि उनका अर्थात कालिदास का बचपन इसी ग्राम प्रांतन में, इन्हीं घरों में बीता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर के साथ भी जो उनका बचपन का प्रेम का संबंध रहा है, वे आते जाते रहे हैं, तो ये घर भी अच्छी स्थिति में रहे। उनकी यादों को ताजा करने के लिए और याद करने के लिए कि ये कालिदास का गांव है, ये उनके मित्र का घर है, उनकी बचपन संगिनी का घर है, तो इस घर का भी परिसंस्कार हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आगे चलकर यह हमारे लिए अच्छा ही होगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, अर्थात कालिदास को भी अच्छा लगेगा कि उनके मामा के घर के साथ साथ उनके बचपन संगिनी का घर भी अच्छी हालत में कर दिया गया है। वह मल्लिका के सामने यह भी प्रस्ताव रखती है कि हम लोग कल कश्मीर प्रांत के लिए और आगे की यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं, तो तुम भी क्यों नहीं हमारे साथ चलती? वह प्रस्ताव रखती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंगु मंजरी को लगता है कि मल्लिका के अभाव में ही कालिदास कभी कभी आत्मविचलित होने लगते हैं और अपना धैर्य खोने लगते हैं। तो यदि वह सम्मुख रहेगी, सामने रहेगी, तो उनका मन प्रशासनिक कार्यों में भी विधि पूर्वक लगा करेगा। प्रियंगु कहती है, मल्लिका कहती है, मल्लिका को आश्चर्य होता है ऐसे प्रस्ताव पर कि इतनी उदारता, न केवल मेरे घर का परिसंस्कार करवा रही है, बल्कि ये यह भी चाहती है कि मैं भी चलूं। वह आश्चर्य से कहती है, मैं? प्रियंगु कहती है, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। वह कहती है कि यहाँ पर कोई तुम्हारी व्यक्तिगत कोई संबंधों का तो कोई सूत्र है नहीं कि जिसके लिए तुम यहाँ रुकी रहो। मल्लिका कहती है, मेरी माँ यहाँ है। मल्लिका उसे बताती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी माँ भी है। प्रियंकु कहती है, यह कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थापति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहां मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहना। वह उसे प्रस्ताव फिर से एक नए रूप में देती है कि तुम यदि अपनी माँ के कारण नहीं चलना चाहती हो तो माँ को भी साथ ले चलो, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम दोनों हमारे साथ रहो और वहां चलकर तुम मेरी संगिनी बनकर रहना, मेरी दोस्त बनकर, मेरी सहेली बनकर रहना, इसमें क्या बाधा है। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती हैं, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। नाटककार कहता है कि ये बात सुनकर मल्लिका का हृदय बहुत आहत होता है, क्योंकि वह सीधी सादी भोली भाली तो है, लेकिन स्वाभिमान बहुत उच्च स्तरीय है। वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहती, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। उसने कालिदास के जाते समय भी उसे जरूर भेज दिया था, लेकिन किसी भी रूप में उसे बाधा नहीं दी थी कि तुम कब लौट कर आओगे या मृत्यु, जबकि विलोम बार बार दबाव डालता है कि तुम उससे पूछो कि वह तुमसे विवाह करेगा कि नहीं, परंतु वह साफ साफ मना कर देती है कि न तो ऐसी बात मैं पूछूंगी, न तुम पूछोगे, न कोई और पूछेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्रेम किसी भी रूप में कालिदास के जीवन में बाधा बने। उनकी उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि वो जाएं, तो उनको जाना चाहिए। मल्लिका का स्वाभिमान बहुत उच्च स्तरीय है। वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने किसी निजी हित के लिए कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। इसीलिए जब प्रियंकु मंजरी उसके सामने यह प्रस्ताव रख रही है कि हम न केवल तुम्हारे घर का परिसंस्कार करवाएंगे, बल्कि इस दौरान तुम अपनी माँ को साथ लेकर हमारे साथ चलो और वहां राजमहल में मेरी संगिनी बनकर रहना, यह प्रस्ताव सुनते ही मल्लिका का हृदय बहुत आहत होता है कि संभवतः मेरी गरीबी देखकर यह मुझ पर दया करना चाह रही हैं कि मैं अच्छे से रहूं, ताकि इन्हें भी अच्छा लगे और फिर मेरा जीवन भी सुधर जाए। परंतु उस दयापूर्ण जीवन को स्वीकार करने की स्वाभिमानी मल्लिका में कोई इच्छा नहीं है। मल्लिका कहती है, क्षमा चाहती हूँ मैं,
क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। वह क्षमा मांगते ही बड़े शालीन स्वर में, बड़े ही शालीनता के साथ राजकुमारी के प्रस्ताव को मना कर देती है। कठोर वर्ण नहीं बोलती, कोई कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि क्षमा प्रार्थी बनते हुए कहती है कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसे पद की अधिकारिणी नहीं बनना चाहती, मैं ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं बनना चाहती हूँ, ये बात यही रहने दीजिए। प्रियंकु कहती है, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? देखा है। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। अब आगे वह अपनी परिचर्चा को जारी रखते हुए एक और प्रस्ताव मल्लिका के समक्ष रखती है। वह कहती है कि मैंने जो 2 अधिकारियों को, यानी 2 स्थापित अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, जो तुम्हारे घर के परिसंस्कार के लिए औपचारिकता वश भेजा था कि वो मेरे आने की सूचना भी करें, व्यवस्था भी करें और साथ ही साथ वो तुमको देखें, तुमसे मिलें, उसका एक ही उद्देश्य नहीं था कि मैं एक औपचारिकता का निर्वाह कर रही हूँ, बल्कि उसके 2 उद्देश्य थे। क्या तुमने उन्हें देखा? मल्लिका कहती है, हाँ देखा। वह कहती है, तो उनमें से यदि कोई भी तुम्हें पसंद, दोनों ही योग्य अधिकारी हैं, तो किसी के साथ भी तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। मल्लिका के सामने यह दूसरा प्रस्ताव प्रियंकु मंजरी रखती है। कहीं न कहीं उसके हृदय में ये संवेदनाएं हैं कि कालिदास अपने बचपन की इस प्रेमिका के मोह में कभी भी पुनः पड़ सकता है। अतः अच्छा यही होगा कि मल्लिका का भी अपना एक वैवाहिक जीवन हो जाए, और वह भी एक अधिकारी के साथ, ताकि उसके जीवन में भी कोई बाधा ना आए, वह सुखपूर्वक रहे और उसे सुखी देखकर कालिदास भी सुखपूर्वक अपने प्रशासकीय उत्तरदायित्वों का पालन करे और मुझसे प्रेम करे। संभवतः पत्नी होने के अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए और राजकुमारी का जो अधिकार उसका है, गौरव हासिल है उसे अपने प्रशासन का, उसके द्वारा वह मल्लिका के सामने यह प्रस्ताव रखती है कि यदि तुम चाहो तो उन दोनों ही अधिकारियों में से किसी एक का तुम्हारा विवाह कराया जा सकता है। मल्लिका कहती है, देवी भोजपत्रों को वक्ष से सटाए हुए पग आसन की ओर हट जाती है, कुछ पग आसन की ओर हट जाती है। प्रियंकु मंजरी उसे सीधी दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। प्रियंकु कहती है, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य के ये 2 ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगे। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूंधे आवेश से अपना होठ काट लेती है। वह कहती है, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। जब दोबारा प्रियंकु मंजरी अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है कि यह दोनों अधिकारी तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मेरे राज्य में बहुत से योग्य कर्मचारी हैं, बहुत से योग्य अधिकारी हैं, बड़े से बड़े अधिकारी हैं। तुम जिसको पसंद करोगी उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। मल्लिका को ये बात बहुत बुरी लगती है, यह प्रस्ताव बहुत बुरा लगता है, और वह भोजपत्रों को समेटने के बहाने उनके पास से थोड़ा हटकर आ जाती है आसन के पास, जिस आसन पर भोजपत्र रखे हुए हैं। वह अपने होठों को काटकर अपनी लज्जा और अपने आवेश को दबाने का प्रयत्न करती है, क्योंकि यदि उसे विवाह ही करना होता तो वह अपनी माता के प्रस्ताव पर बहुत पहले ही कर चुकी होती, परंतु वैवाहिक जीवन को उसने चुना ही नहीं था। इसलिए जब प्रियंकु मंजरी ने उसके समक्ष यह प्रस्ताव रखा, तब उसका हृदय कहीं न कहीं आहत हुआ। इसके बाद उन दोनों में और क्या बातें होती हैं और नाटक क्या नया रूप लेता है, नाटक में कौन सा नया दृश्य उपस्थित होता है, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए।